अभी हमने पढ़ना है ऑस्मो रेगुलेशन। सबसे पहले जो हमारा छोटा सा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और प्रीवियस क्लास कल हमने पढ़ा था कि एमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म, ये सब चीजें क्या होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। और इसमें दो हमारे पास टर्म्स हैं, एक है ऑस्मो कन्फर्मर्स और एक है ऑस्मो रेगुलेटर्स, वो पढ़ेंगे। और फिर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पर आते हैं जिसमें हमने किडनी वगैरह पढ़ना है। 168। अब ऑस्मो रेगुलेशन किस चीज को कहा जाता है? ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन होता है कि जो बॉडी के अंदर साल्ट और बॉडी के अंदर जो वाटर होता है, बॉडी के अंदर जो साल्ट और वाटर होता है उसको रेगुलेट करना, साल्ट और वाटर को रेगुलेट करना। साल्ट और वाटर को रेगुलेट करने का यह मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे क्लोरीन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है या बाकी जो भी साल्ट्स हैं वो कितनी क्वांटिटी में होने चाहिए और वाटर हमारी बॉडी में कितना रिटेन होना चाहिए, कितना एक्सपेल आउट होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्यों साल्ट और वाटर लेवल को बॉडी में मेंटेन किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो परफेक्टली काम कर पाए। मेटाबॉलिज्म मींस द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होती है। तो मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू करने के लिए, सही से होने के लिए साल्ट और वाटर का रेगुलेट होना, साल्ट और वाटर का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। और उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, द कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर फ्लूइड को रेगुलेट करना कि कितना होना चाहिए। अब अगर हम बॉडी की बात करेंगे, दो तरीके का फ्लूइड होता है, एक होता है इंट्रा सेलुलर और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर हम बात करेंगे इंट्रा सेलुलर की, इंट्रा सेलुलर वो फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर होता है, इनसाइड द सेल। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो होता है जो आउटसाइड द सेल हो। अब आउटसाइड द सेल कहां पर? मींस विद इन द टिश्यू। जैसे ये सेल्स है, अब इन सेल के बाहर से जो यहां से फ्लूइड है ये टिश्यू फ्लूइड कहलाता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये सेल से बाहर है। ब्लड है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। लिम्फ है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। चाहे टिश्यू में फ्लूइड है, ब्लड है, लिम्फ है, ये सब का सब जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज द फ्लूइड व्हिच अकर्स विद इन द सेल। अब हमारी बॉडी में जो साल्ट लेवल है उसका मेंटेन होना बहुत जरूरी है। और वो कैसे होता है? थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। जैसे ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर कहां से? फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। अब हाइपोटोनिक वो होता है जिसमें वाटर लेवल जो है वो ज्यादा होता है, और हाइपरटोनिक वो होता है जिसमें वाटर लेवल कम होता है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मींस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। यहां पर वाटर का मूव होना, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब आप एक टर्म देखोगे, ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी टर्म जो यूज की जाती है, ये रिप्रेजेंट की जाती है टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो प्रेजेंट होती है। टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है, टोटल सॉल्यूट्स यानी टोटल जो भी आयंस वगैरह जो बॉडी के अंदर होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन को ऑस्मोलैरिटी। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्यूशन हमारी बॉडी में है उसमें कितने सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन द पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन में किस हिसाब से कितने मोल्स जो हैं वो सॉल्यूट प्रेजेंट है। आपने मोलर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट आता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर
लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी अब सोल्यूशन किससे बना होता है? सोल्यूशन किससे बना होता है? दो चीजें होती हैं सोल्यूशन में, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब हमें पता है बॉडी का जो सॉल्वेंट है वो क्या है? बॉडी का सॉल्वेंट है वाटर। तो वाटर में जो सोल्यूट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सोल्यूशन। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ऑस्मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल्स सोल्यूट के पर लीटर ऑफ सोल्यूशन के हिसाब से बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसको ऑस्मोलैरिटी कहा जाता है। और अगर हम बात करेंगे प्योर वाटर की, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी 50 से कम होती है, यानी 50 वैल्यू उसकी होती है, 50 से कम होती है। अब इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए सोल्यूट का लेवल कितना होना चाहिए, वाटर का लेवल कितना होना चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ऑस्मोलैरिटी को, यानी पानी के अंदर, हमारी बॉडी के फ्लूइड के अंदर कितने सोल्यूट्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो आयनिक है, चाहे वो ऑर्गेनिक कुछ पार्ट्स है, उसमें इनऑर्गेनिक कुछ पार्ट्स हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमीनो एसिड्स है, ये सब चीजें कितना प्रेजेंट है हमारे बॉडी के फ्लूइड में, उसको हम मेंटेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशंस। अब अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से, तो हमारे पास इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे इनवर्टिब्रेट्स है या वर्टिब्रेट्स है, दो सेक्शन में डिवाइड होते हैं। पहला जो सेक्शन है उसको कहा जाता है ऑस्मो कन्फर्मर्स, और जो दूसरा है उनको कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये समझ आ गया ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करना, उसमें कितने सोल्यूट्स होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, उसका बैलेंस कैसा होना चाहिए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, दैट इज द ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होता है? ऑस्मो कन्फर्मर्स जो वर्ड है ये तब यूज होता है जब हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स का जो ऑस्मोलैरिटी है, दैट चेंजेस एज पर द ऑस्मोलैरिटी ऑफ देयर एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है कोई, जैसे मोलस्का है कोई, मोलस्का। अब हमें पता है मोलस्का जो है वो एक इनवर्टिब्रेट है, ठीक। मोलस्का या कोई काइनोडर्मेटा है, कोई भी पॉरीफेरस सैलेंड्रेटा, वो जिस पानी के अंदर रहता है, वो उस वाटर में उसके आसपास जो ऑस्मोटिक कंडीशन होगी, वो अपनी बॉडी की कंडीशन भी अपने आसपास के हिसाब से चेंज करेगा। जैसे वो होते हैं ना कोल्ड ब्लडेड, उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। सेम तरीके से ऑस्मो कन्फर्मर्स ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को चेंज करते हैं एज पर देयर एनवायरनमेंट। इसमें कौन से आते हैं? इसमें आते हैं मरीन इनवर्टिब्रेट्स, वो इनवर्टिब्रेट्स जो मरीन वाटर में होते हैं। फ्रेश इनवर्टिब्रेट्स वो इसमें आते हैं, इसमें आते हैं मरीन इनवर्टिब्रेट्स और फ्रेश इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स, मरीन इनवर्टिब्रेट्स मतलब जो मरीन वाटर में रहते हैं, फ्रेश इनवर्टिब्रेट्स मतलब जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। और हैग फिश, हैग फिश जो है ये सिर्फ एक वर्टिब्रेट है जिस जो ऑस्मो कन्फर्मर्स है, ओनली हैग फिश अमंग्स द वर्टिब्रेट्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी ऑस्मोलैरिटी चेंज होती है एज पर देयर एनवायरनमेंट। एग्जांपल क्या है? मरीन इनवर्टिब्रेट्स, फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स एंड हैग फिश जो वर्टिब्रेट है। ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं ये अपनी ऑस्मोलैरिटी को एज पर देयर एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट जो है अपनी ऑस्मोलैरिटी को खुद मेंटेन करते हैं। मिसाल के तौर पर सब वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट हैगफिश, जो वर्टिब्रेट्स है, जैसे हम ह्यूमंस की बात करें, हम में किडनी है, हम में लिवर है, लिवर और किडनी ये मिलकर बॉडी में जितना फ्लूइड रहना चाहिए, जितने साल्स रहने चाहिए उतने रखते हैं, और जो नहीं रहने चाहिए उसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं। क्या हम अपने एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं कि बाहर क्या ऑस्मोलैरिटी होगी हम भी वैसी रखेंगे? ऐसा नहीं होता है। हम जो है अपना ऑस्मोलैरिटी को, अपने साल्ट कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर जो होती है उसको हम खुद रेगुलेट करते हैं, हम एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं करते। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर्स, ठीक है, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब इसके बाद
अब हमने पढ़ना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये एक बेस्ट सिस्टम ह्यूमंस के अंदर है जो ब्लड को फिल्टर करके ब्लड से यूरिन और उसमें यूरिन में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते हैं ये उसको एक्सपेल आउट करते हैं। और ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये किसका बना है? इसमें किडनी है, किडनी मेन ऑर्गन आता है इसमें, और किडनी के अलावा फिर इसमें बाकी पार्ट्स आते हैं, जैसे इसमें ये किडनी है, फिर ये यूरिटर्स, फिर यहां पर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा। तो ये 4 पार्ट्स इसमें आते हैं। तो मेन जो प्राइमरी पार्ट है वो है किडनी। तो हम सबसे पहले किडनी के बारे में पढ़ेंगे कि किडनी क्या होता है, कहां पर होता है। अगर हम किडनी की बात करेंगे, ये है इसका स्ट्रक्चर किडनी का। किडनी ये प्रेजेंट कहां पर होता है? तो इसका जो प्रेजेंस है किडनी का, स्पेस रहेगी, अगर हम लोकेशन देखेंगे किडनी की तो ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी, डोर्सल साइड, बैक साइड। और कहां पर ये प्रेजेंट होती है? डोर्सल साइड में एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि एक होता है डायफ्राम, उससे ऊपर थोरैसिक कैविटी, उससे नीचे एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में ये जो दोनों किडनीज हैं ये प्रेजेंट होती हैं। अब किडनी जो है इसका कलर ये डार्क रेड होता है, इसका कलर डार्क रेड होता है। और किडनी अगर हम देखें सेंटर में, आपको वर्टिब्री का कॉन्सेप्ट है, तो जो थोरैसिक वर्टिब्री होता है, जैसे मान के चलते हैं कि यहां पर ये लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री है, थोरैसिक वर्टिब्री ये लास्ट है, ये है लंबर वर्टिब्री 1 2 3, 1 2 3 लंबर वर्टिब्री जो हमारे थोरैसिक वर्टिब्री के बिल्कुल नीचे होते हैं। तो इस थोरैसिक वर्टिब्री, ये लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री और ये लंबर वर्टिब्री, इसके इस साइड भी और इसके इस साइड भी जो है वो किडनी प्रेजेंट होती है। तो किडनी जो है ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्री, दैट इज लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री एंड फर्स्ट 3 लंबर वर्टिब्री, इसके लेफ्ट और राइट साइड में किडनी प्रेजेंट होती है। और किडनी ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। और किडनी एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल का ये मतलब है लेफ्ट साइड जो किडनी है वो स्लाइटली थोड़ा अपिश है देन राइट किडनी। जैसे आपको इसमें देखने को मिल रहा है, जो लेफ्ट साइड की किडनी है थोड़ी सी ऊपर है और राइट साइड की किडनी थोड़ा नीचे है। तो इसकी जो सिमेट्री है वो प्रॉपर नहीं होती है, एसिमेट्रिकल होता है, लेफ्ट थोड़ा ऊपर और राइट वाला थोड़ा नीचे। अब किडनी का अगर हम साइज देखें तो किडनी के साइज में इसका एक तो लेंथ होता है, दूसरा ब्रेथ जिसको विड्थ कहते हैं, और तीसरा आएगा थिकनेस। अगर आप इसके लेंथ की बात करो, किडनी के अगर आप लेंथ की बात करो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसकी लेंथ जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर। अगर आप यहां से लेकर यहां देखोगे इसका तो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। और उसके बाद अगर आप इसमें विड्थ देखोगे, ये जो विड्थ है ये, अगर आप विड्थ देखोगे इसमें तो इसका है 5 से 7 सेंटीमीटर इसका विड्थ होता है। और थिकनेस जो थिक होती है ये 2 से 3 सेंटीमीटर थिक होती है। तो लेंथ 10 से 12, विड्थ 5 से 7 और थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर। अब अगर आप वेट की बात करते हो तो वेट के हिसाब से ये मेल्स में डिफरेंट होती है और फीमेल्स में डिफरेंट। अगर आप वेट कंपेयर करोगे तो मेल्स में ये 120 से लेकर 170 ग्राम के बीच में होती है, 120 से 175 ग्राम के बीच में होती है। और फीमेल्स में ये 120 से लेकर 135 ग्राम होती है। तो फीमेल्स में किडनी का साइज कंपेयर टू द मेल्स स्लाइटली छोटा होता है, 120 टू 135 ग्राम्स, और मेल्स में 120 टू 170 ग्राम्स। इतना, एक तो हार्ट में डिफरेंस है और दूसरा किडनी में भी डिफरेंस है। अब जो किडनी होती है इसकी जो कवरिंग होती है उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं।
किडनी जो है इसकी जो कवरिंग होती है उसको कहा जाता है पेरिटोनियम, और किडनी जो है डायफ्राम से नीचे होती है। पेरिटोनियम जिसकी कवरिंग होती है सिर्फ वेंट्रल साइड में कवर होती है, डोर्सल साइड में कवर नहीं होती, सिर्फ एक ही साइड में कवरिंग होती है इसकी, वेंट्रल साइड में, डोर्सल साइड में कवरिंग नहीं होती है। और किडनी का जो अब बाकी जो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं किडनी में, मेजर पार्ट्स हमारे पास दो होते हैं। एक इनसाइड वाला पार्ट, ये वाला, अगर आपको इसमें अगर आप इसको देखोगे यहां पर लेबल भी है, ये है क्या लिखा है, रीनल कॉर्टेक्स, है ना, और दूसरा वर्ड यहां पर लिखा है रीनल मेडुला, दो वर्ड्स। अब आप इस डायग्राम के हिसाब से देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है यहां से अगर आप इससे और इसके बीच में ये वाला पोर्शन देखोगे, ये जो पोर्शन है इनके बीच में, इस पोर्शन को कहा जाता है रीनल कॉर्टेक्स। मिसाल के तौर पर अगर आप इस तरीके से ये बनाते हो और फिर अगर आप इस पोर्शन को ऐसे दिखाते हो, ये वाला पोर्शन, ये बाहर वाला, ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है, इस वाले पोर्शन को, ये हो गया कॉर्टेक्स। और जो ये वाला रीजन होता है पूरा का पूरा, ये वाला रीजन, इसको रीनल मेडुला कहा जाता है और इसको रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। बाहर वाला साइड हो गया कॉर्टेक्स, जैसे ये वाला साइड, ये है कॉर्टेक्स पूरा, और जो इसके अंदर ये जितना भी एरिया है, ये वाला जितना भी एरिया है, इसको क्या बोलेंगे, रीनल मेडुला बोलेंगे। तो दो पोर्शन है, एक रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा रीनल मेडुला। कॉर्टेक्स बाहर वाला पोर्शन, मेडुला अंदर वाला पोर्शन। अब इसमें जो ये कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स की जो बाहर से कवरिंग होती है, अगर आप किडनी की कवरिंग की बात करते हो, इसकी जो बाहर से कवरिंग होती है इसको कैप्सूल कहा जाता है। इसके बाहर से जो कवरिंग है इसको कैप्सूल कहा जाता है, और इसकी कवरिंग, दो कवरिंग्स इसकी होती है। एक कवरिंग जो है वो एडिपोज, वो फैट सेल से बनी है, यानी इसका फॉर एग्जांपल ये इसकी कवरिंग है, यहां पर क्या लिखा है, फाइब्रस कैप्सूल लिखा है ना, तो ये जो इसकी ये कवरिंग है इसको बोलेंगे फाइब्रस कैप्सूल। इसके अंदर से जो दूसरी लेयर होती है वो एडिपोज लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, एडिपोज, यानी वो फैट सेल से बनी होती है। इसमें दो लेयर्स होती है, दो कवरिंग होती है। कैप्सूल जो है इसकी कवरिंग होती है, एक एडिपोज टिश्यू से जो बनी है, और एडिपोज यानी वो फैट से बनी हुई है, फैट से बनी हुई है, और दूसरा जो उसके अंदर है वो फाइब्रस सेल से बनी है, तो उसको फाइब्रस कैप्सूल बोलेंगे। एक एडिपोज सेल से जो बनी है तो एडिपोज कैप्सूल कह सकते हो, और दूसरा जो फाइब्रस सेल से बनी है उसको फाइब्रस कैप्सूल कहेंगे। ये दो कवरिंग्स जो है इसकी बाहर से प्रेजेंट होती हैं। अब इस कवरिंग के बाद जो इसका रीजन स्टार्ट हो जाता है वो है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स और मेडुला में क्या फर्क है, कॉर्टेक्स एक तो बाहर वाला साइड है, और दूसरा जो कॉर्टेक्स होता है इसमें बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स। कॉर्टेक्स में भी नेफ्रॉन होते हैं और मेडुला में भी नेफ्रॉन होते हैं, और एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। और किडनी को क्या कहा जाता है, किडनी को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, नेफ्रॉन को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन। और एक नेफ्रॉन जो है, 1 नेफ्रॉन इज, अगर हम साइज के हिसाब से देखेंगे, 3 सेंटीमीटर इन साइज। एक नेफ्रॉन 3 सेंटीमीटर साइज का होता है। अब कितने नेफ्रॉन्स हैं, 1 मिलियन, 1 मिलियन इंटू 3 मिलियन सेंटीमीटर। इसका मतलब है हाईली फोल्डेड है, और नेफ्रॉन के बीच में, बिटवीन द नेफ्रॉन्स, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है, इनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्यों, ताकि इन नेफ्रॉन्स को, इतने सारे नेफ्रॉन्स को एक प्रॉपर प्लेस पर होल्ड किया जा सके। अगर ये कनेक्टिव टिश्यू इनके बीच में नहीं होगा, होल्ड नहीं हो सकेंगे एक प्रॉपर प्लेस पर, इसीलिए ये होता है। और रीनल कॉर्टेक्स के बाद ये है रीनल मेडुला, जो इनसाइड वाला पोर्शन है। अगर रीनल मेडुला की हम बात करें तो जो रीनल मेडुला है, रीनल मेडुला ये इनसाइड वाला पोर्शन है, रीनल मेडुला इनसाइड वाला पोर्शन है। और रीनल मेडुला में बहुत सारे, रीनल मेडुला के अंदर
बहुत सारे पिरामिड्स होते हैं जिनको रीनल पिरामिड कहा जाता है। रीनल मेडुला के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? रीनल पिरामिड। और कितने पिरामिड होते हैं? अराउंड 15-16 पिरामिड्स जो हैं ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये पिरामिड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 दिखाए गए। तो इसमें जो पिरामिड्स होते हैं वो कितने हो सकते हैं? वो 15 से 16 पिरामिड हो सकते हैं। जैसे ये है, ये आ गया एक पिरामिड, ये आ गया दूसरा पिरामिड, सेकंड पिरामिड, ये आ गया थर्ड पिरामिड। इस तरीके से पिरामिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ये आ गया एक पिरामिड, यहां पर आ गया ये सेकंड पिरामिड, फिर यहां पर आ गया ये थर्ड पिरामिड। इस तरीके से पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पिरामिड्स होते हैं इनको हम रीनल पिरामिड कहते हैं। और ये पिरामिड किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं रीनल पैपिला से। रीनल पिरामिड बने होते हैं किससे? रीनल पैपिला से। ठीक। अब जो रीनल पिरामिड्स होते हैं इनकी जो ओपनिंग होती है, इधर ध्यान देना, अगर हम रीनल पिरामिड की ओपनिंग की बात करें, जैसे इस रीनल पिरामिड जो है ये यहां पर ऐसे ओपन होगा, इसमें ये यहां पर इसकी ओपनिंग होगी, इसकी ओपनिंग यहां पर होगी। ये जो रीनल पिरामिड की ओपनिंग होती है, इधर ध्यान देना, ये आ गई इसकी ओपनिंग, है ना, ये आ गई दूसरे की ओपनिंग, ये आ गई थर्ड की ओपनिंग। ये जो रीनल पिरामिड की जो ओपनिंग होती है, जैसे ये इसकी ओपनिंग है यहां पर, ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी ओपनिंग है, इनकी इंडिविजुअल ओपनिंग को कहा जाता है माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स, जैसे आपको यहां पर दिख रहा है, क्या लिखा है? माइनर कैलिक्स। ये पिरामिड, पिरामिड की ओपनिंग, ये इसकी ओपनिंग, ये इसकी ओपनिंग, माइनर कैलिक्स यहां पर आ गया। अब माइनर कैलिक्स जब सब मिल जाएंगे, अब ये इसका माइनर कैलिक्स, ये इसका माइनर कैलिक्स, ये इसका माइनर कैलिक्स, है ना, ये जब सब मिलेंगे एक बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, एक बड़ा डक्ट बनेगा, इसको कहा जाता है मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स। अब ये चीज हम एक बार डायग्राम में फिर से देखेंगे, ध्यान देना। इसमें आपको ये आ गया पिरामिड, ठीक है, पिरामिड की जो ये वाली डक्ट है इसको बोलेंगे माइनर कैलिक्स। क्या बोलेंगे? माइनर कैलिक्स। ये तीन माइनर कैलिक्स मिली, एक ही स्ट्रक्चर बना, है ना, एक डक्ट बना, इसको क्या बोलेंगे? मेजर कैलिक्स। ये इसकी माइनर कैलिक्स, ये मिलके बना मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स, इसका मेजर कैलिक्स, इसका मेजर कैलिक्स, यहां पर मेजर कैलिक्स, ये सब मिले और आगे एक ही स्ट्रक्चर बना जिसको हम पेल्विस कहते हैं। जैसे ये बना एक मेजर कैलिक्स, यहां से आ रहा है दूसरा मेजर कैलिक्स, ये 2 या 4 या 10 मेजर कैलिक्स मिलेंगे तो फिर इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा? पेल्विस बोला जाएगा। अब इसका पेल्विस का काम क्या होता है? जो जब यूरिन फिल्टर होता है ना नेफ्रॉन के अंदर, वो यूरिन इनसे निकल के आता है और इनमें चला जाता है, पहले माइनर कैलिक्स में, पहले यूरिन जाएगा माइनर कैलिक्स में, फिर इनसे आएगा किसमें? मेजर कैलिक्स में, फिर मेजर कैलिक्स से किस में आएगा? पेल्विस में। और पेल्विस कनेक्टेड होता है किसके साथ? यूरेटर के साथ। तो यूरेटर में चला जाएगा और यूरेटर उसको कहां पहुंचाएगा? यूरिनरी ब्लैडर तक। समझ आ रहा है कुछ? ये एक कनेक्टेड पोर्शन होता है पूरा का पूरा। फिर ये पिरामिड है, ये आ गए सब पिरामिड्स यहां पर। अब इस पिरामिड के बीच में स्पेस है ना, इस पिरामिड के बीच में स्पेस है, जैसे यहां पर स्पेस है, यहां पर स्पेस है, ये स्पेस, यहां पर स्पेस है, यहां पर स्पेस है। जो स्पेस पिरामिड्स के बीच में होती है, जो एक्सटेंड करती है कॉर्टेक्स की तरफ, उस स्पेस को कहा जाता है कॉलम ऑफ बर्टनी, BERTINI, कॉलम ऑफ बर्टनी। इसको रीनल कॉलम भी कहा जाता है। जैसे आप इसमें देख रहे हो, यहां पर स्पेस है, यहां पर स्पेस है, दो पिरामिड्स के बीच में, यहां पर स्पेस है, यहां पर स्पेस है, इसको बोलेंगे रीनल कॉलम्स या कॉलम ऑफ बर्टनी। इन स्पेसेस को कहा जाता है। फिर ये जो सामने वाला पोर्शन होता है, ये पूरा पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? हिलम। हिलम एक ऐसी जगह होती है जहां से वेन भी एंटर करती है, जहां से आर्टरी भी एंटर करती है, आ गई आर्टरी, आ गई वेन, वेन भी यहां से एंटर करती है, आर्टरी भी यहां से एंटर करती है, यूरेटर भी यहीं पर एंटर करता है। किडनी में जिस जगह पर वेन भी एंटर करेगी, आर्टरी भी एंटर करेगी और यूरेटर भी जहां पर एंटर करेगा, उस जगह को क्या बोलेंगे? हिलम बोलेंगे। मिसाल के तौर पर ये अगर किडनी है, ठीक है, और अगर इस किडनी में यहां से एंटर हो रहा है रीनल आर्टरी, वो आर्टरी जो किडनी की तरफ ब्लड लेकर जाती है, उस आर्टरी को क्या बोलेंगे? रीनल आर्टरी।
और यहां से अब आर्टरी से ब्लड जाएगा और वेन से ब्लड वापस आएगा। ये आ गई रीनल आर्टरी और ये आ गई रीनल वेन, ये भी इसी जगह के थ्रू एंटर करेगी और यहां पर प्रेजेंट होता है यूरेटर, यूरेटर भी इसी जगह पर होगा। ये जो प्लेस आएगी पूरी, ये प्लेस, इस जगह को क्या बोलेंगे? हिलम बोलेंगे, हिलम, द फ्रंट साइड, जिससे आर्टरी, वेन, यूरेटर सब एंटर होता है, सब एग्जिट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? हिलम बोलेंगे। ये आ गया किडनी के बारे में, समझ आ गया? किडनी के बाद जो नेक्स्ट है वो है यूरेटर। अब ध्यान देना जरा, ये है किडनी, ठीक, इसमें ये दिख रहा है पूरा स्ट्रक्चर, ये आ गए पिरामिड्स, ये माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, सब कुछ। ये जो स्ट्रक्चर है ये वेन है, यहां से ब्लड वापस जाएगा। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये आर्टरी है, यहां से ब्लड आएगा, इधर भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, ठीक। अब किडनी में जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा और यूरिन निकलेगा तो यूरिन जो है इस यूरेटर के थ्रू जाएगा, इस यूरेटर के थ्रू, और ये यूरेटर जो हिलम से स्टार्ट होगा, इस जगह को हिलम कहा जाता है, ये पूरे पोर्शन को, ठीक है। यहां यूरेटर जब यहां से अराइज होगा तो यूरेटर नीचे जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ रहा है यहां से एक यूरेटर, ये यहां से आ रहा है दूसरा यूरेटर, दोनों साइड के यूरेटर आएंगे और ये दोनों यूरेटर जो है जिस स्ट्रक्चर में ओपन होंगे उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। लेकिन ये जब यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होंगे, ये कैसे ओपन होंगे वो समझना है। ये यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ा फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे, आगे की ओर, और फिर जाकर ये इसमें एंटर करेंगे। ऐसा क्यों है? किडनी जो है वो प्रेजेंट है थोड़ा बैक, किडनी से जब वो आएंगे और यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है थोड़ा फ्रंट में, तो जब वो यूरेटर आएंगे वो यहां से तो स्ट्रेट आएंगे, फिर थोड़ा आगे की तरफ बेंड हो जाएंगे, यानी वो इधर से ऐसे आएंगे और फिर इधर ऐसे बेंड हो जाएंगे, आगे की ओर बेंड हो जाएंगे, क्योंकि जो किडनी है वो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर फ्रंट साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए वो आगे की ओर बेंड होकर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है यूरेटर, ये यूरेटर्स व्हाइट ट्यूब होती हैं, व्हाइट ट्यूब्स, व्हाइट कलर में, और ये अराइज होती हैं हिलम से, और ये यूरिन को लेकर आती हैं और यूरिन को कहां तक पहुंचाती हैं? यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है। और इनका जो कवरिंग होती है ना, किसकी? यूरेटर की, ये व्हाइट होती है, पूरा कलर इसका व्हाइट होता है, ये अराउंड 28 सेंटीमीटर होता है। यूरेटर कितना होता है? 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब किडनी काफी ऊपर होती है और वहां से ये नीचे की तरफ ट्यूब होती है 28 सेंटीमीटर, और ये यूरिन को यहां से लेके आएगी और ब्लैडर तक पहुंचाएगी। और इसमें कवरिंग होती है बेसमेंट एपिथेलियल सेल्स, और इसमें बाकी जो कवरिंग है फाइब्रस सेल्स की वो प्रेजेंट होती है। फिर लास्ट इसके बाद नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। अब अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करेंगे, ये है पूरा एक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर का, ये आ गया इसका इनसाइड, ये आ गया आउटसाइड। यूरिनरी ब्लैडर में यहां पर ये ओपन होता है यूरेटर इसमें, और यहां पर यूरेटर इसमें ओपन होता है। यूरेटर यूरिन को लेकर आएगा और यूरिन किसमें जमा हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच होता है, पिगमेंटेड पाउच स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर यूरिन जमा रहता है। और यूरिनरी ब्लैडर जो है, इसमें जो जितना यूरिन रहता है वो कम से कम 700 से 800 ml यूरिन को ये स्टोर कर सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। 700 टू 800 ml जो है ये यूरिन को स्टोर कर सकता है। और जब ये हाफ फिल हो जाता है तब यूरिनेशन की अर्ज होती है, उस टाइम पर जब ये हाफ फिल हो जाता है। और फिर इसके अंदर एक ट्राइंगुलर एरिया होता है जिसको ट्राइगोनम कहते हैं, ट्राइगोनम, GONUM या ट्राइगोन जिसको कहते हैं, वो ये है यहाँ पर ट्राइंगुलर एरिया, ये ट्राइंगुलर एरिया, ये वो एरिया होता है, जैसे यहां पर इनसाइड इधर ओपन हुआ तो यूरिन यहां से आ रहा है, फिर यहां से यूरिन जो है वो लोअर साइड की तरफ जाएगा। इन दो एरिया के बीच में, जहां से यूरिन आता है और जहां से यूरिन इससे बाहर निकलेगा, इसके बीच में एक एरिया होता है। ये जो एरिया इसके बीच में होता है इसको ट्राइगोनम कहते हैं, ट्राइंगुलर एरिया होता है। और यहां पर इसमें दो मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं जिसको स्पिंडर्स कहा जाता है, 2 मस्कुलर फ्लैप्स। इनका काम क्या होता है? ये मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं, जैसे ये यहां से होगा, एक यहां से होगा, दूसरा ये यहां से होगा, ये यहां से होगा,
और जब ये यहां से इसको बंद करेंगे तो जो यूरिन है वो इसके थ्रू फ्लो नहीं करेगा, रुक जाएगा। और जो बच्चा होता है 2 साल तक, वो उसके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रेन में इतना डेवलप नहीं हुआ होता है, तो इन स्पिंचर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए जो है उसको वो यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक, छोटा बच्चा जो यूरिन कहीं भी कर लेगा, उसको कंट्रोल नहीं होता है। रीजन उसका ये है कि उसके माइंड जो और मसल कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है कि वो इन स्पिंचर्स को होल्ड कर के रख सके। लेकिन आफ्टर 2 इयर्स आप देखोगे बच्चे में वो कैपेबिलिटी आ जाती है, वो बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बन जाता है, जिस वजह से वो स्पिंचर्स को कंट्रोल करके यूरिन को कंट्रोल कर सकता है। और फिर एट लास्ट इसमें यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है। जो यूरिथ्रा है ये आउटिंग होती है जहां से यूरिन बाहर निकलता है। मेल्स में डिफरेंट होता है, फीमेल्स में डिफरेंट होता है, क्योंकि फीमेल्स में जो है वो यूरिन की एक डिफरेंट ओपनिंग होती है और मेल्स में डिफरेंट ओपनिंग होती है, क्योंकि मेल्स में यूरिन और जेनिटल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एक कॉमन ओपनिंग होती है, और फीमेल्स में यूरिन की अलग ओपनिंग होती है, जेनिटल ऑर्गन्स की अलग ओपनिंग होती है। इसीलिए यूरिथ्रा जो है फीमेल्स में 3, 4, 5 सेंटीमीटर जो है ये यूरिथ्रा होता है, और मेल्स में इसका साइज डिफरेंट होता है, और इससे यूरिथ्रा से जो यूरिन है वो एक्सपेल आउट होता है। ये हो गया कंप्लीट रेस्पिरेटरी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस।